चारों तरफ खामोशी थी और रात के सन्नाटे को चीरती हुई उस चाकू से टपकती हुई खून की आवाज ने अमन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। दूर दूर तक इंसानी हलचल का नामो निशान नहीं था। सड़क के दूसरी ओर वाली दीवार पर पड़ती उस शख्स की परछाई के अचानक गायब हो जाते ही अमन की आंखें खुल जाती है और वो नींद से जाग जाता है। आज फिर उस सपने ने अमन के मन में हलचल मचा दी थी। कुछ दिनों से सपने में आने वाला ये खौफनाक मंजर उसे बार बार परेशान कर रहा था। न जाने कितनी बार ही उसने उस खूनी चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उस शख्स का चेहरा देखने वाला होता कि उसकी नींद खुल जाती थी और वो चौंक कर उठ जाता था। कहने को तो राइटिंग अमन के अकेलेपन को दूर करने का एक जरिया था, लेकिन पैसे की जरूरत ने उसे एक राइटर बना दिया था। उसने कितनी ही डरावनी और मर्डर मिस्ट्रियां न सिर्फ लिखी थी, बल्कि अपनी कहानियों में उन मिस्ट्रीज को सुलझाया भी था। लेकिन अपने सपने में दिखाई पड़ने वाला वो चेहरा अब तक उसके लिए एक पहेली ही था। एक दौर था जब अमन की लिखी कहानियां लोगों के बीच चर्चा का विषय हुआ करती थी, लेकिन यहां भी उसकी बदकिस्मती ने उसका पता ढूंढ ही लिया। कुछ समय पहले पेपर में एक न्यूज़ छपी थी जिसमें एक बिजनेसमैन के बेटे का उस समय खून हो गया था, जब वो रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था और उसकी लाश उसी की कार में मिली थी। पुलिस द्वारा छानबीन में उस कार से तो और कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, अमन की न्यू पब्लिश्ड मर्डर मिस्ट्री बुक द शैडो मिली थी। हो सकता है कि जिसका खून हुआ हो वो भी उस किताब को पसंद करता हो, लेकिन यहां हैरानी तब होती है जब उसका खून भी उसी तरह किया गया था जैसा कि उस किताब में लिखा था। अमन पे पुलिस को शक तो था ही, उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि इस खून में अमन का कोई हाथ है। कुछ दिनों तक ये न्यूज़ अखबार की सुर्खियों में रही और उसका नतीजा ये हुआ कि अमन की लिखी किताबें कम बिक रही थी। वहीं दूसरी ओर उसके पड़ोसियों का रवैया भी उसके लिए बदलने लगा। धीरे धीरे अमन गुमनामी का शिकार होता जा रहा था। उसके पापा का घर ही अब उसकी एकमात्र पूंजी बची थी। अमन पूरा दिन अपने ही घर में बंद रहता था, किसी से मिलना तो दूर, बातचीत भी नहीं होती थी। कुछ दिनों से अमन के मन में कई तरह की फीलिंग्स उमड़ रही थी। एंजाइटी, जेलसी, गुस्सा, घबराहट। अपना ध्यान भटकाने के लिए और इन सब फीलिंग्स से पीछा छुड़ाने के लिए उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा। उसने पेपर और पेन उठाया और लिखना शुरू किया, लेकिन समस्या ये थी कि वो लिखे भी तो क्या। इतने दिनों से घर में बैठे बैठे उसने आसपास के लोगों को गौर से देखा था, जो शायद वो पहले नहीं देख पाया था। इस बार उसने कुछ अलग लिखने का मन बनाया। उसके सामने वाले घर में संगीता आंटी रहती थी और कभी कभार वो अमन को किसी काम से बाहर जाता देखती तो देखकर मुस्कुरा देती थी। और इसकी वजह थी कि संगीता आंटी को कोई औलाद नहीं थी, और अगर होती तो वो अमन की उम्र की ही होती। संगीता आंटी के बारे में सोचकर अमन लिखने लगा। रात की 11 बजे सो जाने वाले अमन को पता ही नहीं चला कि लिखते लिखते कब रात के 1 बज गए थे। तभी संगीता आंटी के घर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी। अमन ने खिड़की से झांक कर देखा तो संगीता और उसका पति नीरज झगड़ रहे थे। नीरज अक्सर शराब पीकर आता और इसी तरह संगीता से झगड़ता था। इत्तेफाक से आज अमन जगा हुआ था। उसने नीरज का ये रूप देख लिया जो आज तक उससे छुपा हुआ था। ये सब देखकर उसका मूड खराब हो गया। बार बार उसकी आंखों के सामने संगीता का हंसता चेहरा उभर कर आ रहा था। हमेशा सबके सामने मुस्कुराने वाली संगीता हकीकत में इतनी उदास होती होगी, ऐसा अमन ने सोचा नहीं था। सुबह जब अमन जगा तो संगीता के घर के पास भीड़ इकट्ठा थी। उसने लोगों को कहते हुए सुना कि हो ना हो नीरज का जुए में किसी से झगड़ा हो गया होगा और उसी वजह से उसका खून हो गया। पुलिस आई, बारी बारी से सबकी पूछताछ भी हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, लेकिन पुलिस के जाने के बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अच्छा हुआ उस जैसे शराबी और जुआरी से संगीता के साथ कॉलोनी को भी छुटकारा मिल गया। उसी रात अमन के दरवाजे पर
दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर अमन गहरी नींद से जागा। नींद से भरी आंखें जब घड़ी की ओर गई तो वो सोच में पड़ गया कि रात के 2:30 बजे किसे उसकी जरूरत पड़ गई। फिर उसको लगा कि कहीं दरवाजे के उस पार अदिति तो नहीं। ये ख्याल आते ही वो जल्दी से उठा और लाइट ऑन करने के लिए आगे बढ़ा ही कि उसके हाथ कुछ सोचकर रुक गए। नहीं, लाइट जलाना सही नहीं रहेगा। अगर इस वक्त किसी ने उसे यहां देख लिया तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा, और वो ये कभी नहीं चाहेगा जब तक कि अदिति की सहमति ना हो। अमन ने धीरे से दरवाजा खोला। जिसके आने की आशंका थी वो तो नहीं थी, पर गलियारे से आ रही रोशनी में उसने देखा कि 13-14 साल का एक लड़का वहीं खड़ा था, जो बेहद ही कमजोर नजर आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे बने गहरे काले निशान बता रहे थे कि कई अरसों से वो सोया नहीं होगा। उसके शरीर पर कहीं कहीं जख्म भी थे। एक नजर में उस लड़के के पूरे शरीर का मुआयना कर जब अमन की नजरें उसके चेहरे की ओर गई तो उसने देखा कि वो लड़का अब भी फटी आंखों से एक टक उसे ही देखे जा रहा था। अमन के दिल में कुछ खटकने लगा और गर्दन घुमाकर उसने आसपास देखा, पर वहां इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इसके पहले कि अमन उस अनजान लड़के से वहां आने का कारण पूछता, उल्टा उस लड़के ने ही पूछ लिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अमन हैरान परेशान सा उस लड़के को देखता रह गया, जो अभी भी बिना पल के झपकाए उसे ही घूरे जा रहा था। अब कहने की बारी अमन की थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि अमन का जवाब सुने बगैर ही वो लड़का मुड़ा और चला गया। कुछ देर तक अमन उसे देखते हुए यही सोच रहा था, ये क्या क्या कर गया वो लड़का, कुछ समझ नहीं आया। जब तक अमन को कुछ समझ आता तब तक वो लड़का वहां से जा चुका था। अमन कमरे में लौट आया और सिगरेट जलाकर कुर्सी पर बैठ गया। अब भी उसकी नजरें दरवाजे पर ही लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस बच्चे ने उसे ऐसा क्यों कहा होगा। आज उस बच्चे ने अमन को उसके बचपन की याद दिला दी थी। मीरा और दीपक की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमन को एक ऑर्फनेज से गोद लिया था। मीरा का पूरा दिन बच्चे के साथ गुजरता था, क्योंकि दीपक काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहता था। एक दिन जब मीरा ने आधी रात को चोरों की तरह घर में घुसते दीपक को देखा, तब जाकर उसे दीपक के 2 नंबर के धंधे के बारे में पता चला। गलत लोगों की संगति में आकर दीपक बिगड़ चुका था, और जब मीरा उसे समझाती तो वो मारपीट करने लगता। ऐसे माहौल में मीरा का अपने बेटे अमन के साथ रहना मुश्किल हो रहा था। रोज रोज के झगड़े से मीरा अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। फिर एक दिन मीरा को पता चला कि दीपक गलत काम करते हुए पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। यह सब सुनकर मीरा को गहरा धक्का लगा और एक दिन वो भी अमन को अकेला छोड़कर चल बसी। अमन एक बार फिर से अनाथ हो गया था। समय बीतता गया और अकेलापन बढ़ता गया। धीरे धीरे शराब और सिगरेट उसके साथी बन गए थे, और ऐसे में वो कागज पर अपने मन की बातों को लिखने लगा।
आज दरवाजे पर दस्तक देने वाले उस लड़के ने अमन को 12 साल पीछे की यादों में ढकेल दिया। अगले दिन जब अमन खिड़की के पास खड़ा बाहर आने जाने वाले लोगों को देख रहा था तो उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ी। लेकिन यह अमन के लिए हैरानी की बात नहीं थी। वो तो उस बूढ़ी औरत के साथ जा रहे लड़के को देख रहा था, जो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अमन ने उसे पहचान लिया और उसे आवाज लगाने ही वाला था कि हे यू, तुम तो वही लड़के हो ना जो कल रात मेरे दरवाजे पर थे। लेकिन अमन ऐसा कह नहीं पाया, क्योंकि उसने देखा कि उस लड़के के साथ जो बूढ़ी औरत थी वो उसके साथ बड़ी ही बेरुखी से पेश आ रही थी। कभी वो औरत उस लड़के के कान जोर से खींचती तो कभी पीठ पर जोर से मारती। तभी सामने से आती अदिति ने उस लड़के को अपनी ओर खींचते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, आंटी छोड़ दो बेचारे को। अरे काहे का बेचारा, इसके माँ बाप तो मर गए लेकिन इसको मेरे सर मर गए। एक भी काम तो इससे किया नहीं जाता, बस पूरे दिन रोता रहता है। आज इसकी अच्छे से मरम्मत करती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने मुंह बनाते हुए अदिति से इतना कहा और उस लड़के को खींचते हुए घर की ओर ले गई। अदिति बस उसे जाता देखती रही, ये जानते हुए कि उस बच्चे को मदद की कितनी जरूरत है, मगर वो मजबूर थी। आखिर वो करती भी तो क्या। अगर वो किसी की मदद कर सकती तो पहले वो खुद की करती। ऐसा नहीं था कि उस बुढ़िया से किसी ने कुछ कहा नहीं। इससे पहले कई बार लोगों ने उस बूढ़ी औरत को समझाया, यहां तक कि पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन सब बेअसर। अब तो आसपास के लोगों ने उस बूढ़ी औरत के बदतमीजी से पेश आने की वजह से बातचीत भी बंद कर दी थी। बस एक अदिति ही थी जिससे रहा नहीं जाता तो टोक दिया करती थी। अदिति जब वहां से जाने लगी तो उसकी आंखें खिड़की के उस पार खड़े अमन से टकराई, जिसके दिल में अदिति के लिए खास जगह तो पहले से ही थी। लेकिन उसकी हिम्मत कभी नहीं हुई कि अपने दिल की बात उससे कह पाता, और शायद अदिति ने भी उस दिन का इंतजार करने की ठान ली थी। वो अमन की मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगले दिन जब अमन खिड़की के पास खड़ा चाय पी रहा था तो उसने देखा कि अदिति उस रात वाले लड़के का हाथ पकड़कर उसके घर जा रही थी और कुछ परेशान से दिख रही थी। अमन की नजर अदिति पर ही टिकी हुई थी, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि उस लड़के की आंखें उसी पर जमी हुई थी। अमन का मन ये जानने को बेचैन हो रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो अदिति ने आव देखा ना ताव और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसके घर की ओर जा रही थी। आखिर माजरा क्या है। ये सोचते हुए वो घर से बाहर आया तो देखता क्या है कि उसके घर के आगे लगा हुआ लिली का गमला उबड़ खाबड़ मिट्टी पर रखा हुआ था। अमन हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने मिट्टी को ठीक किया और उस पर गमले को वापस रख दिया। अमन के घर के बाहर लगा लिली के फूल का यह पौधा उसकी मां मीरा ने लगाया था। छोटी उम्र से ही वो उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता था। मीरा के जाने के बाद तो उसे इस पौधे से और भी लगाव हो गया था। पिछली बार जब संगीता आंटी के पति नीरज की मौत हुई थी तब भी गमला ऐसे ही उबड़ खाबड़ मिट्टी पर रखा मिला था, लेकिन तब अमन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज जब फिर से गमला वैसी ही हालत में मिला तो अमन को कुछ हैरानी तो हुई कि भला इस लिली के पौधे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन इस ओर ध्यान ना देते हुए वो घर के अंदर चला गया। टेबल पर हाथों के बीच सर को टिकाकर अमन सोचने लगा
कि क्या किस्मत पाई है उसने। अनाथालय के हर बच्चे की तकदीर में माँ, बाप और घर नहीं लिखा होता। ऐसे में उसे मीरा जैसी माँ, एक घर और पिता का नाम मिला, पर वो भी उससे छिन गया। दोस्त के नाम पर भी कोई नहीं था, क्योंकि दो दो बार अनाथ होने वाले बच्चे से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। ऐसे में एक अदिति ही थी जो हम उम्र होने के कारण उसे बहुत अच्छे से समझती थी, बिना इस बात की परवाह किए कि वो कौन है, कहां से आया है। अमन की हर कहानी पहले अदिति ही पढ़ती और अपने अच्छे बुरे फीडबैक से अमन का हौसला बढ़ाती। एक समय ऐसा भी आया जब मर्डर केस की वजह से उसकी किताबें कम बिकने लगी और पड़ोसियों ने उसकी खैर खबर लेना कम कर दिया। तब भी अदिति ने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि कम बोलने वाला अमन हमेशा की तरह मुस्कुराता रहेगा और कभी भी उसे ये जाहिर नहीं करेगा कि उसके मन में चल क्या रहा है। समय के साथ साथ अदिति और अमन की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से कभी कुछ साफ साफ नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कहने की कभी जरूरत ही नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना कि वो प्यार ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। अदिति की मां को उसका अमन से मिलना जुलना पसंद नहीं था। अदिति भी अपनी मां में आए इस बदलाव को लेकर कंफ्यूजन में थी, क्योंकि जब अमन अपना नाम बना रहा था तब उन्हें कोई एतराज नहीं था, लेकिन जैसे ही अमन का बुरा वक्त शुरू हुआ, सबने उसका साथ छोड़ दिया। इस बार अमन बुरी तरह टूट गया था। अमन भी इसी कंफ्यूजन में था कि उस लड़के जिसको सब सोनू कहकर बुलाते हैं, उसके पास सहानुभूति के लिए जाना चाहिए या नहीं। कि तभी उसने उधर से गुजर रहे कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना, जो अभी अभी सोनू के घर से होकर आ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, बेचारा सोनू, पहले माँ बाप ने उसका साथ छोड़ दिया और अब उसकी बुढ़ी दादी का किसी ने खून कर दिया। बेचारा अनाथ हो गया। दुख की बात तो है, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। उस बच्चे के लिए तो वो बुढ़िया काल ही थी, और अगर उसे कुछ कहने जाओ तो मोहल्ले वालों से भी लड़ने लगती। हाँ, सही कह रहे हो। और फिर हम सब तो है ही, मिलकर सोनू को संभाल लेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिर उस बुढ़िया को मारा किसने होगा। उसके जख्म देखकर तो लग रहे थे कि किसी धारदार हथियार से वार किया है कातिल ने। कुछ दिनों पहले संगीता के पति नीरज की हत्या हुई थी, तो उसके शरीर पर भी कुछ इसी तरह के घाव थे। कहीं ये दोनों खून एक ही आदमी का तो काम नहीं। वैसे इन दिनों जो भी वारदातें हमारे आसपास हो रही हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। हमारे मोहल्ले में इस तरह की घटनाओं का होना सही नहीं है। वैसे पुलिस भी तो है, वो सब कुछ पता लगा लेंगी। बाहर खड़े लोगों के बीच चल रही बातचीत सुनकर अमन वहीं ठहर गया। उसने उस बूढ़ी औरत के घर की ओर जाना सही नहीं समझा, और फिर अदिति भी तो वहीं होगी, ये सोचकर कि क्या जवाब देगा वो अदिति की सवालों से भरी आंखों का। वो वापस कमरे में आकर सिगरेट सुलगाकर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस लड़के सोनू की कही बातों की ओर ही जा रहा था। कमरे में इधर उधर वॉक करते हुए अमन को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो थककर सोफे पर बैठ गया और कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। जब वो उठा तो शाम के 5 बज रहे थे। कुछ खाने की इच्छा हुई तो देखा कि घर में ब्रेड तक नहीं थी। वो पास की दुकान से ब्रेड लेने चला गया। लौटते समय वो उस मोड़ के पास आकर रुक गया जहां से अदिति का घर कुछ ही दूरी पर था।
उसी समय उसके कदम अदिति के घर की ओर बढ़ चले। और वैसे भी बहुत दिनों से अमन ने अदिति से अपने दिल की बात भी नहीं कही थी। अदिति के घर से कुछ ही दूरी पर अमन के कदम रुक गए, क्योंकि घर के अंदर उसकी माँ उस पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब अमन के माँ बाप नहीं थे तब वो सोचता था कि अदिति कितनी लकी है जो उसके माँ बाप हैं। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि अदिति की माँ उसकी सौतेली माँ है, जिसे अदिति एक आंख नहीं भाती थी। अदिति के पापा शिप पर नौकरी करते थे, इसलिए उनका घर आना कम ही होता था। और यही वजह थी कि वो अपनी परेशानी उन्हें बताकर उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती थी। अदिति चुपचाप अपनी मां के जुल्मों को सहती रहती। आज अमन को अदिति का उस लड़के सोनू के लिए सहानुभूति रखना समझ आ गया था, क्योंकि जिस पर बीतती है वही समझता है। अमन ने चुपचाप वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। जब वो जाने के लिए मुड़ा तो देखा कि अदिति बालकनी में उस लड़के सोनू को खाना खिला रही थी। ये देखकर वो समझ गया कि अदिति की मां को उसका सोनू को अपने घर लाना पसंद नहीं आया, और इसी कारण वो चिल्ला रही थी। अपने गुस्से को काबू में करते हुए अमन घर लौट आया। उसकी भूख तो कब की मर चुकी थी। अदिति के लिए सोचते सोचते अमन कुर्सी पर ही सो गया। रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। सब अपने अपने घरों में चैन की नींद सोए थे, लेकिन दो आंखें ऐसी थी जो आज की रात फिर से सड़कों पर अपने अगले शिकार की ओर बढ़ रही थी। अचानक वो शख्स अमन के घर के आगे लगे लिली के पौधे के पास वाली मिट्टी को खोदने लगा। न जाने क्या ढूंढ रहा था। मोड़ से कुछ आगे जाकर उसके कदम अदिति के घर की ओर मुड़ गए। तो क्या आज अदिति उसका शिकार बनेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमन ने तो अपने दिल की बात भी अभी तक अदिति से नहीं कही। तो क्या उसका प्यार अधूरा रह जाएगा? मेरे और आपके मन में ऐसे कई ख्याल आना लाजमी है, लेकिन इस बात से शायद ही उस हथियारे को कोई फर्क पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर खून सवार है। वो अपनी धुन में अदिति के घर की ओर चला जा रहा था। पाइप और दीवार के सहारे वो बालकनी में चढ़ गया और उससे लगे कमरे के दरवाजे को सावधानी से धक्का देकर खोलते हुए अंदर चला गया। मानो जैसे उसकी आंखें जानती थी कि उसका शिकार इस वक्त कहां होगा। बिना पल के झपकाए अपनी आंखों से ताकता हुआ वो खूनी आगे बढ़ा तो सामने अदिति सोई हुई थी और पास ही दूसरे खाट पर सोनू सोया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो शख्स वहां ना रुककर आगे बढ़ गया। तो फिर उसका शिकार कौन था? हाथ में धारदार चाकू पकड़े हुए वो दूसरे कमरे में गया, जहां अदिति की मां सोई हुई थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने बिना एक पल गवाए उस पर चाकू से वार कर दिया। दर्द में झटपटाती अदिति की मां जब तक कुछ समझ पाती तब तक उस शख्स ने अपना काम कर दिया। उस हत्यारे की ओर देखकर अदिति की मां समा रह गई और फिर कुछ ही पल में उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस हत्यारे का मकसद पूरा हो चुका था। वो जैसे अदिति के घर में आया था वैसे ही चला भी गया, एकदम चुपचाप। लौटकर वो वापस लिली के पौधे के पास आया, वहां की मिट्टी खुरेदी और उसमें चाकू छुपाकर जाने को मुड़ा। लेकिन ये क्या, कोई उसके पीछे खड़ा है। पर ये कौन हो सकता है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस खूनी के पीछे खड़े अजनबी ने उससे पूछा।
ये सवाल तो कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो सोनू का सवाल है, जो उसने उस रात अमन के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा था। तो क्या इस खूनी के पीछे? बिल्कुल सही सोचा आप। ये सोनू ही है जो आजकल अदिति के घर उसके साथ ही रह रहा है। जब ये खूनी अदिति की मां को मौत के घाट उतार रहा था तो सोनू ने इसे देख लिया था, लेकिन उसने वही बात खूनी से क्यों पूछी? सोनू की बात सुनकर वो खूनी उसकी ओर मुड़ा और अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उसे घूरने लगा। खूनी का ये रूप देखकर डर के मारे सोनू के पसीने छूटने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह सुबह घर के बाहर से आती आवाज सुनकर अमन की आंखें खुली। वो भागा भागा घर के बाहर आया तो देखता क्या है कि घर के बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी है और अदिति बेहोश पड़े सोनू को उठा रही है। कुछ देर बाद जब सोनू को होश आया तो उससे सब तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि वो यहां कैसे आया, क्या हो गया है उसे। अदिति का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सुबह उठकर उसने देखा कि वहां घर में उसकी मां का खून हो गया था और सोनू यहां बेहोश पड़ा था। सड़क पर खड़े भीड़ में से तरह तरह की बातें सुनाई देने लगी। कोई कह रहा था कि इस कॉलोनी में जान का खतरा बढ़ गया है, अब तो यहां रहने से भी डर लग रहा है। तो कहीं से आवाज आई। एक बात गौर करने की है कि खूनी ने चुन चुनकर उन्हीं लोगों को मारा है जिन्होंने दूसरों का जीना मुश्किल किया हुआ था। तब तो इस खूनी से डरने की क्या ही जरूरत, ये तो फरिश्ते का काम कर रहा है। सही कह रहे हो भाई, पहले नीरज को मारकर संगीता को आजादी, उस बुढ़िया को मारकर सोनू को आजादी और अब उस जुल्मी औरत को मारकर अदिति को मुक्ति दे दी। बिन मां की बच्ची को बहुत सताया उस दुष्ट ने, अच्छा हुआ चली गई। भीड़ में शामिल हर आदमी अपनी बात कहने लगा। तभी भीड़ में से एक शख्स की आवाज आई, अरे कोई सोनू से तो पूछो कि ये यहां आया कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने उस खूनी को देखा हो? अगर ऐसा है तो पुलिस की मदद हो जाएगी। पहले इस बच्चे को घर ले जाओ, जो करना है बाद में कर लेना। भीड़ की बातें सुनकर अदिति सोनू को सहारा देकर ले जाने लगी, लेकिन सोनू तो कहीं और ही देख रहा था। उसकी नजर उस फरिश्ते पर थी जिसे उसने कल रात तो देखा ही, एक बार पहले भी देख चुका था, जब वो उसे उसकी दादी से बचाने आया था। और अब वो फरिश्ता चुपचाप जाकर उस लिली के पौधे को ठीक करेगा, जहां की मिट्टी कल रात खूनी ने खराब कर दी थी अपने हथियार को छुपाने के लिए। आज कॉलोनी के फरिश्ते का पता सोनू को चल गया था, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं मालूम कि अब तक वो फरिश्ता खुद अपनी सच्चाई से अनजान है, क्योंकि मां के जाने और अकेलेपन के गम ने उसे इतना बीमार कर दिया कि वो दोहरी जिंदगी जीने लगा। दिन को चुपचाप घर में कैद रहने वाला और रात को फरिश्ता बनकर दूसरों को उनके दुख दर्द से छुटकारा दिलाने वाला। जी हाँ, वो दोहरी जिंदगी जीने वाला अमन ही है, जो खुद अपनी इस बीमारी से अनजान है। बेचारा अमन। तो ये थी स्टोरी थिएटर में आज की कहानी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मेरे स्पॉटिफाई चैनल को फॉलो कर लो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जैसे ही कोई नया एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। स्टोरी थिएटर बाय यश, यहाँ हर कहानी एक नया सफर है।